जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। जिस तरीके का आप देख रहे हैं थंबनेल, आरआरसी ग्रुप डी न्यूमेरिकल के लिए एक स्पेशल बैच। एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि ग्रुप डी के लिए साइंस में न्यूमेरिकल का क्या पोजीशन है, कितना क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। तो करीब 2 से 3 फिजिक्स, 2 से 3 केमिस्ट्री, 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपका न्यूमेरिकल सेक्शन से रहता है। और लगातार स्टूडेंट कमेंट करते हैं या फ़ोन करके बोलते हैं, जिस तरीके से अभी इंजेक्शन बैच एक स्पेशल मैथ का और रीजनिंग का स्टार्ट हुआ, तो तीसरा सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल है कि आप साइंस का सर एक बैच दीजिए, और साइंस में भी खास करके न्यूमेरिकल का। चूंकि जनरल तो आप लगातार पढ़े हैं, बहुत बच्चे न्यूमेरिकल भी इससे पहले पढ़े होंगे, लेकिन टॉपिक वाइज 20 कुल टॉपिक 20 टॉपिक अलग अलग है, जिससे आपका अधिक से अधिक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक इंजीनियर आशीष सर के द्वारा 20 टॉपिक का चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का न्यूमेरिकल बैच आपका स्टार्ट होना है। कब से स्टार्ट होगा, उस बैच में क्या रहेगा, प्लस डेमो भी इसी वीडियो में आपका उपलब्ध रहेगा। सर क्वेश्चंस करा करके आपको बताएंगे, दिखाएंगे। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आएगी तो ये टोटल 1 महीने तक, यानी 20 क्लास इसका ओवरऑल होना है। लगभग 1 महीने तक ये क्लास होना है, और हमको लगता है कि इसको करने के बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का न्यूमेरिकल आपसे बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल कम रहेगी। फी भी इसका एकदम मिनिमम है, मात्र 99 रुपया फी है। 99 रुपये में आप 1 महीना क्लास करेंगे। जनरली यहाँ जितना भी बैच इस तरह का जा रहा है, मैक्सिमम का फी 99, 199, इस सबसे ज्यादा नहीं रहता है। तो 99 रुपये में आपका पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल उपलब्ध रहेगा। बाकी आशीष सर हैं, इस बैच के बारे में डिटेल आपको बताएंगे कि आखिर इस बैच में रहना क्या है, कब से स्टार्ट होगी। थैंक यू सर। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशली है ये आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स आता था कि सर एक न्यूमेरिकल का बैच दे देते, और जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी पैटर्न को छूता हुआ, कहने का मतलब है जो एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है कि वैसे अगर न्यूमेरिकल आएंगे हर एक चैप्टर से, अगर आपका हो जाता है तो आपको, हमें नहीं लगता है किसी एग्जाम में या फिर ग्रुप डी में बैठेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो इसी चीज को देखते हुए अभी ये आपके लिए एक बैच है जो कि बहुत कम ही फीस में ये बैच है। ये मानिए कि बस और बस ये बैच इसलिए है कि आपका मार्क्स और भी इंप्रूव हो पाए। कहीं से हो सकता है कि 2-4 नंबर आप अगर लटक रहे होंगे, कम आ रहा होगा, तो 2-4 मार्क्स में तो बहुत सारा वेरिएशंस हो सकता है, इसीलिए ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसको चैप्टर वाइज अगर कर लेते हैं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आपका हो जाएगा, तो हमें लगता है कि आपका यहां से 2-4 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स भी अगर इंप्रूव हो जाता है तो आपकी जो सिलेक्शंस होगा वो काफी आपका नजदीक हो जाएगा। तो हमें लगता है कि इनको करना चाहिए। बाद बाकी हम लोग शुरू करेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे उनका अप्रोच लेना चाहिए, क्या क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए। क्योंकि आप जब क्लास करोगे, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और जब अपने से करोगे, तो यहाँ पे कुछ अप्रोच हम आपको बताते रहेंगे क्लास के अंदर, और ये क्लासेस आपकी काफी इफेक्टिव क्लासेस हम करने वाले हैं। इसीलिए मेरा दोस्त, जो लोग करेंगे एकदम आप सीरियसली इस बात को सोच लीजिएगा, माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि ये बैच आपके लिए आपके मार्क्स को इंप्रूव करेगा और आपको फाइनल सिलेक्शंस के लिए काफी हेल्प करेगा। ये बात हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें आपके 20 सेट्स में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे पूरा का पूरा हूबहू आपके एग्जाम को टच करते हुए, जो अगर एग्जाम में आप बैठेंगे तो वही चीज आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम आपसे थोड़ा बहुत और भी कुछ बातें करेंगे लास्ट में। लेकिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बैनर पे ये चीज दिख रहा होगा कि ये जो बैच है, इस बैच के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे परचेज करेंगे इस बैच को, वो भी बात हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसमें सिर्फ मिलेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे इसमें। तो इसके बाद देखिए यहाँ पे है कि ये बैच कब से आ रहा है, तो ये बैच आपका 24 तारीख से आ रहा है। 24 जून से ये बैच आपका आ रहा है, जो कि टाइमिंग इसकी होगी कितनी, तो 7 से 8 पीएम में इसकी टाइमिंग होगी। आप टेस्ट देंगे, उसके बाद हम डिस्कशन करवाएंगे, और आप डिस्कशन कभी भी आप देख सकते हैं। इसके लिए ये बाउंडेशन नहीं है कि जिस समय टेस्ट होगा उस
प्रोसेस में आप डिस्कशन देखेंगे, आप कभी भी देख सकते हैं, लेकिन इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा आप उठा सकते हैं। और ये फीस देखिए एकदम नॉमिनल फीस है, मात्र 100 रुपया फीस। आप सोचिए 20 सेट का 20 क्वेश्चन का एक सेट होगा, मान के चलिए कितना क्वेश्चन हो जाएगा। और इतने कम में अगर आप में इंप्रूवमेंट अगर 4-5 मार्क्स का 6 मार्क्स का अगर हो पाता है, तो हमें लगता है कि आप अपने सिलेक्शन के काफी नजदीक होंगे। तो चलिए यहां पे हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है मेरा दोस्त, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको एक अप्रोच पता होना चाहिए। जब क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं ना, तो पहला चीज तो यही आता है कि आप क्वेश्चंस को कितने बारीकी से समझते हैं। क्वेश्चंस को समझ गए ना, तो आसानी से क्वेश्चंस बनता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक गेंद, क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि एक गेंद 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधा ऊपर बोला है मेरे दोस्त। इसको अंडरलाइन करेंगे, सीधा ऊपर। हम वैसे पॉइंट को हमेशा डिस्कस करेंगे जहां पे जो की पॉइंट है, क्योंकि अगर की पॉइंट पकड़ा गया तो हमें लगता है कि ये चीजें आपके लिए बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको अप्रोच अपना सही करने के लिए। तो यहां पे कहा गया कि एक गेंद 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से सीधा ऊपर फेंका गया। तो सबसे पहला काम आपका बनता है मेरे दोस्त कि आप एक सरफेस बना लेना। और आप एक सरफेस जब बनाओगे तो ये सरफेस ऐसा होना चाहिए जो कि आपका ये सरफेस जहां से आप मेजरमेंट कर पाओगे गेंद कितना ऊपर गया, कहां गया। तो यहां पे सीधा ऊपर बोला है, तो एक गेंद को यहां पे आप रख देना। आपका यही होना चाहिए कि क्वेश्चंस को पढ़े, इतना अप्रोच आप तुरंत लिए। कह रहा है कि एक गेंद को इतनी मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी ये गेंद है, इसको किस वेग से, तो ये बोल दिया गया है 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से इसको ऊपर फेंका गया। लेकिन ये बोल दिया है कि सीधा ऊपर फेंका गया। इसका मीनिंग समझेंगे मेरे दोस्त, सीधा ऊपर का मीनिंग क्या हुआ? सीधा ऊपर का मीनिंग हुआ कि 90 डिग्री के कोण से इसको फेंका गया। इसका मतलब है कि ये समतल सतह है, ये समतल सतह है, और समतल सतह इन दोनों के बीच में जो ये एंगल होगा, ये एंगल कितना डिग्री होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हम कहेंगे सीधा ऊपर फेंका गया। अब कह रहा, अगला हम पढ़ते हैं और आगे इस चीज को समझते हैं। तो सीधा ऊपर फेंका गया, लगभग कह रहा कि लगभग कितने समय के बाद धरातल पर वापस आ जाएगा। इसका मतलब है कि जब आप इस बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो बॉल जो है ये ऊपर जाएगा, जब तक इसमें एनर्जी होगा तब तक ये ऊपर जाएगा। यानी कहने का मतलब जब तक इसमें वेग होगा तब तक ये ऊपर जाएगा, और कोई ऐसा समय आएगा जहां पे ये बॉल क्या होगा, अपने मैक्सिमम पोजीशन से ये बॉल फिर अपना इस पोजीशन में ये आने का कोशिश करेगा, यानी कि ये धरातल पर पहुंचेगा। तो आपसे क्वेश्चंस में सिंपल यही पूछा गया है कि वह कितने समय के बाद धरातल पर आएगा। मेरे दोस्त थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कहोगे कैसे? तो सर आपने क्वेश्चंस को पढ़ा कि इतने मीटर पर सेकंड के वेग से सीधा ऊपर फेंका गया, कितने समय के बाद धरातल पर आएगा। इसका मतलब है कि कितने देर तक वह हवा में रहा, तो हवा में जितने देर तक रहेगा तो हम कहेंगे उस वस्तु का उड़ान काल कहलाएगा। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि आपको यहां पे एक बात पता होना चाहिए कि जब आप उड़ान काल पढ़ते हो, जब आप उड़ान काल समझते हो, तो उड़ान काल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। समझिएगा बारीकी से, यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है ये कुल उड़ान काल होता है। जब आप किसी चीज को फेंकते हो तो फेंकने के बाद वह फिर से धरातल पर अगर आता है तो कितने देर तक हवा में रहा, वो उसका उड़ान काल होगा। तो ये आपको यहां से पूछ रहा है कि उड़ान काल क्या होगा। तो उड़ान काल को हम लोग कैपिटल टी से दिखाते हैं, और उड़ान काल के लिए एक फॉर्मूला होता है। मेरे दोस्त उस फॉर्मूला को ध्यान में रखना। एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं कि जितने क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, सबके मैं एक आपको क्वेश्चंस का, सारे क्वेश्चंस का, जितने भी क्वेश्चंस आप करेंगे हर एक चैप्टर का, उसमें से सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर का हम क्या करेंगे, आपके लिए फॉर्मूला भी वहां पे दे देंगे, ताकि वो फॉर्मूला भी आपको हेल्प करेगा। तो ये फॉर्मूला इस बार हम आपको देने जा रहे हैं। पिछले बार जब मैंने कराया था उसमें फॉर्मूला नहीं दिया था, लेकिन इस बार अगर कराएंगे तो सारे चैप्टर का हम फॉर्मूला आपको मेंशन करके देंगे, ताकि आपको उसी फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चंस को लगा के जाना है और इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होगा मेरे दोस्त, कहेंगे 2u sin थीटा अपन में कितना होगा, तो g होगा। बहुत लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को अगर नहीं पता होगा मेरे दोस्त, जैसे जैसे चैप्टर करोगे वैसे वैसे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अब बताओ यहां पे इसको देख करके ही आपको लग रहा होगा कि साइन थीटा है, तो बताओ थीटा का मान हमने कितना लिया, क्योंकि सीधा ऊपर बोला था, इसका मतलब है कि थीटा का मान यहां पे कितना, तो कहेंगे 90 डिग्री यहां पे रखना पड़ेगा। तो चलो यहां पे अगर थीटा का मान 90 डिग्री अगर हम रखते हैं मेरे दोस्त, यहां पे अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री अगर रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे
2u sin 90 डिग्री हो जाएगा, और नीचे में किससे डिवाइड करेंगे तो g से डिवाइड करेंगे। एक बात और जानना मेरा दोस्त, sin 90 का मान कितना होता है, sin 0 का मान कितना होता है, cos 90 का मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे sin 90 दे रखा है, तो sin 90 का मान कितना होता है, कहेंगे sin 0 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। इसका मतलब है कि sin 90 का मान अगर 1 होता है मेरा दोस्त, तो हम कहेंगे ये जो फॉर्मूला निकल करके आएगा, तो ये फॉर्मूला आपको फाइनली निकल करके आएगा 2u अपॉन में g, क्योंकि sin 90 का मान कितना हो गया तो कहेंगे 1 हो गया, तो ये फॉर्मूला आपके लिए डेवलप कर गया। तो कहेंगे ये फॉर्मूला कहां से निकला, तो ये आप खुद निकाले हैं ये फॉर्मूला। तो हमारे पास यहां पे ये टाइम है और इस वेग से फेंका गया g का मान आप रफली 10 मान लेना। जब देखना गैप ज्यादा है ऑप्शंस का, तो g का मान 10 मान करके सॉल्व करना आसानी से आ जाएगा। तो बताओ यहां पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला फाइनली आ गया। तो हम कहेंगे t इक्वल टू क्या होगा, तो कहेंगे 2u अपॉन में g होगा। अब देखो u का मान कितना दे रखा है, तो कहेंगे यहां पे 100 रखना है, और g का मान आप क्या करना, रफली 10 ले लेना, और 1 0 चला गया। इसका मतलब है कितना सेकंड होगा मेरा दोस्त, कहेंगे 20 सेकंड। इसका मतलब है जब किसी गेंद को आप सीधा ऊपर फेंकेंगे 100 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो कितने समय के बाद वो धरातल पे आएगा, तो कहेंगे वह 20 सेकंड के बाद धरातल पर आ जाएगा। इसका मतलब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो कहेंगे 20 सेकंड। तो क्वेश्चन मेरा दोस्त एकदम अप्रोचेबल होना चाहिए, क्या पढ़ते हैं क्या समझते हैं वो आपको समझना होगा। तो आप अगर सारे क्वेश्चंस को करोगे, हर एक चैप्टर वाइज करोगे, तो मजा आ जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। चलो यहां पे देखते हैं एक और क्वेश्चंस जो कि आपके लिए, देखिए कितना अच्छा, बेहद खूबसूरत क्वेश्चंस है मेरा दोस्त। और जो लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पर जिनका प्रैक्टिस होगा, उन्हीं के मार्क्स इंप्रूव होंगे। ये बात ध्यान में रखना। आप पहले से क्या जानते थे उसको रख दीजिए, साइड कीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये बैच अगर आपको दिया गया है तो कुछ ना कुछ सोच करके दिया गया है, ताकि मेरे दोस्त अगर आपके मार्क्स अगर मान लेते हैं 70 मार्क्स आपको अगर बन रहे हैं, तो यही मार्क्स आपका 75 76 80 के पास लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस अगर किसी से छूट रहा होगा तो वहां पे छूटने की संभावना नहीं होगी। तो हम लोग बात करते हैं, यहां पे कह रहा है कि एक सेकंड पेंडुलम के बारे में बात करता है। समझिएगा, सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं मेरे दोस्त। कहेंगे सेकंड पेंडुलम का मतलब होता है कि उनका आवर्तकाल कितने सेकंड का होना चाहिए, कहेंगे आवर्तकाल 2 सेकंड का होना चाहिए। सेकंड पेंडुलम का याद रखना मेरे दोस्त, सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है, सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है वो कितने सेकंड का होगा, तो कहना 2 सेकंड का होता है। अब कह रहा है कि एक सेकंड पेंडुलम एक छोर से, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जब आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना तो ये इंपॉर्टेंट, एक छोर से दूसरे छोर तक कितने समय में चलता है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, ये हमारे पास एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है। और सिंपल पेंडुलम की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे एक बॉब रखा हुआ, ये बॉब है। और सिंपल पेंडुलम में आप जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम जैसे घड़ी में देखते होंगे, तो घड़ी में इस तरह से ऑसिलेट करते रहता है, ये टू एंड फ्रो का मोशन होते रहता है। इसका मतलब है मेरा दोस्त कि यहां पे आपको समझना है कि ये एक बार यहां से यहां जाएगा और यहां से फिर यहां आएगा, इस तरह से इनका मोशन होगा। यानी कहने का मतलब है एक बार बॉब यहां आएगा, एक बार बॉब यहां पे पहुंचेगा। इसका मतलब है कि यहां पे अंतिम है, दोनों का अंतिम है, तो दोनों का एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसका मीन पोजीशन माना जाता है। ये मीन पोजीशन से वो कितना ऊपर गया, कितना इधर गया, कितना उधर गया, इस चीज को हम लोग यहां पे पढ़ते हैं, समझिएगा। तो आपको उतना जानने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ समझना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कहेंगे अगर ये बॉब यहां से चलना शुरू किया और ये बॉब कहां पे पहुंचा, तो यहां पहुंचा, फिर यहां से रिटर्न होकर के जब ये बॉब यहां पर आएगा, एक बार गया और एक बार आएगा, तो कहेंगे आवर्तकाल कंप्लीट हुआ, उसका आवर्तकाल कंप्लीट हुआ। इसका मतलब है कि जाने और आने में कितना समय लग रहा है, तो कहेंगे 2 सेकंड लग रहा है। जाने और आने में 2 सेकंड लग रहा है, इसलिए हम कहेंगे आवर्तकाल उसका कंप्लीट हो रहा है। जाने और आने में कितना, तो अभी जस्ट पहले उड़ान काल पढ़े थे, कुछ वैसा ही चीज आपको यहां पे पेंडुलम में नजर आ रहा होगा। जाने और आने में आवर्तकाल कंप्लीट हुआ, और आवर्तकाल कितने सेकंड का, 2 सेकंड का, क्योंकि ये सिर्फ सेकंड पेंडुलम की बात हो रही है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है मेरा दोस्त, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा है कि जब बॉब एक छोर से जब दूसरे छोर तक जाता है, इसका मतलब यहां से जब यहां तक जाता है, तो जाने और आने का अगर 2 सेकंड है, तो तब बताइए यहां से सिर्फ यहां पहुंचेगा तो कितना समय लगेगा। तो जाने और आने में 2 सेकंड, तो बताओ सिर्फ जाने में कितना, तो कहना 1 सेकंड लगेगा। इसका मतलब है मेरे दोस्त आपके आंसर क्या होंगे, तो यहां पे बी ऑप्शंस आपके करेक्ट होंगे, बी ऑप्शंस करेक्ट होंगे। चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। और अगला क्वेश्चंस मेरे दोस्त यहां पे समझना क्या करता, ये क्वेश्चंस आपका बेहद खूबसूरत क्वेश्चंस है,
जिसका कंसेप्ट होगा वही इस क्वेश्चन को बना सकता है। अदरवाइज मेरे दोस्त आप रट लेंगे, कल के डेट में दूसरा क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, इसी पे बेस्ट आप वहां पे गलती कर जाएंगे। इसीलिए आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ यहां पे काम करना है। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से पढ़ते हैं। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि नियत वेग, सबसे पहले तो पहला ही लाइन में पढ़ेंगे, जो उसका सेंटेंस एकदम कंप्लीट जोड़ देने वाला है उसको आप सबसे पहले घेरेंगे, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है। अगर नियत वेग बोल दिया, इसका मतलब वेलोसिटी को कांस्टेंट कह रहा है। नियत वेग का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले समझना। नियत वेग का मीनिंग होता है कि वेलोसिटी क्या होगा मेरे दोस्त, यहां पे ध्यान में रखना, वेलोसिटी जो होगा वह क्या होगा, तो कहेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यानी कि वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा समय के साथ। वेलोसिटी क्या होगा, तो कहेंगे मेंटेन बना रहेगा। तो नियत वेग पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे क्वेश्चंस के ऊपर। कह रहा है कि नियत वेग पर चलती हुई एक ट्रेन है, एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद को गिराता है। कहने का मतलब है कि प्लेटफॉर्म से ट्रेन क्रॉस कर रही है और ट्रेन नियत वेग से चल रही है, उसमें कहीं से भी त्वरण नहीं हो रहा है। जिस वेग से वो चल रही है वो हर एक जगह अलग अलग जगह पे उनका वेग क्या है, तो कहेंगे एक समान है, इसीलिए वह नियत वेग को इंडिकेट करता है। तो जहां पे अगर नियत वेग बोलेगा, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया और नियत वेग के बारे में बात करता है, तो कहना मेरे दोस्त इसके लिए त्वरण का मान जो होगा वह क्या होगा, कहेंगे त्वरण का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर नियत वेग है, अगर वेग हर एक जगह एक समान है, तो क्या इसके वेग में कोई घटोतरी या बढ़ोतरी हो रही है? नहीं। नियत वेग एक समान है, उसको एक्सीलरेटर की कोई जरूरत नहीं होगी, यानी उसका एक्सीलरेशन का मान क्या होगा, तो कहेंगे 0 होगा। इसीलिए अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो कहना मेरे दोस्त त्वरण का मान क्या होगा, तो कहेंगे 0 होगा। अब चलते हैं, बात करते हैं यहां पे। चलते हुए एक ट्रेन, एक व्यक्ति क्या करता है, प्लेटफॉर्म पर एक गेंद को गिराता है, गेंद को गिराता है। अब कह रहा है मेरे दोस्त कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा, यहां पे समझना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक प्रक्षेप द्वारा देखा गया गेंद का मार्ग कैसा होगा। समझना बारीकी से। आप ऐसे एजम्पशन मान लेते कि अगर ट्रेन जा रही है, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के कहीं ऐसा ट्रेन जा रही थी, अब कोई बॉल गिराएगा तो वो हवा में पैराबोला का शेप लेता है। नहीं मेरे दोस्त, कंडीशन है यहां पे। कंडीशन ये है कि नियत वेग होना चाहिए। अगर नियत वेग होगा ना तो क्या होगा, अगर नियत वेग नहीं होता तो क्या होता है, ये बात आपको पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पे अगर नियत वेग बोला तो त्वरण का मान 0 होगा। और एक बात आप जानते होंगे मेरे दोस्त, इनर्शिया का एक कंसेप्ट होता है, समझिएगा। एक इनर्शिया का एक कंसेप्ट होता है जिसको हम लोग जड़त्व पढ़ते हैं, एक बात ध्यान में रखना, जड़त्व तभी आता है जब किसी वस्तु में त्वरण होता है। जड़त्व तभी आता है जब किसी वस्तु में त्वरण होता है, और त्वरण अगर 0 होगा तो जड़त्व का मान भी क्या होगा, तो कहेंगे 0 होगा। अगर कोई भी वस्तु आगे झटका खाता है, पीछे झटका खाता है, या किसी वस्तु का अगर अलग तरह का पाथ बनता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है ये जड़त्व। कहेंगे यहां पे अगर त्वरण का मान 0 है मेरा दोस्त, ये कंसेप्ट होता है कि जड़त्व आएगा, त्वरण आएगा तो जड़त्व आएगा, त्वरण 0 तो जड़त्व 0। इसका मतलब त्वरण का मान 0 है तो आप कहेंगे जो इनर्शिया होगा जड़त्व का मान भी क्या होगा, तो कहेंगे 0 होगा। जब जड़त्व 0 होगा तो उस बॉल का जो पाथ होगा ना, सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। याद रखना, लेकिन कंसेप्ट है कि नियत वेग और नियत वेग अगर हो गया तो कहेंगे त्वरण का मान 0, त्वरण का मान 0 हो गया तो जड़त्व का मान 0 होगा। और अगर जड़त्व का मान 0 हो गया तो उस बॉल में कोई दूसरा पाथ नहीं बनेगा, बस और बस वह सीधा नीचे गिरेगा। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो कहेंगे उसका मार्ग कैसा होगा बॉल का, तो एक सीधी रेखा में नीचे गिरेगा। आदमी देखेगा एक सीधी रेखा में नीचे गिर रहा। ये कंडीशन है किसका, तो ये कंडीशन है नियत वेग से चलेगा। तब अगर वेग में ज्यादा और कम वेग में फ्लक्चुएशन होगा तो वैसे कंडीशंस में सीधा रास्ता नहीं होगा, उसका सीधा ऐसे सरल रेखा में वो नहीं गिरेगा, तब उनका पाथ अलग बनेगा, पैराबोला का पाथ बन जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बड़ा काम का है मेरे दोस्त, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वेग समय ग्राफ, किसके बीच में ग्राफ, तो वेग और समय के बीच में ग्राफ। अब आपको लग रहा होगा कि पूरा ग्राफ नहीं, आपको समझना है यहां पे मेरे दोस्त, ये वेग का एक्सिस है और ये समय का एक्सिस है। वेग को हम लोग किससे दिखाएंगे, तो कहेंगे वेग को हम लोग v से दिखाएंगे, और समय को हम लोग किससे दिखाएंगे, तो कहेंगे यहां पे t से दिखाएंगे। तो ये वेग और समय के बीच में ग्राफ है, जैसा कि आपको दिख रहा है। ये वेग का एक्सिस है
ये समय का एक्सिस है, इसके अंदर जो कुछ भी है वो ग्राफ है। ये ग्राफ है, ये जो आपको दिख रहा है ये ग्राफ है मेरे लिए, ये ग्राफ है। कहेंगे ये वेग का एक्सिस है, ये समय का एक्सिस है, तो ग्राफ कौन सा होगा? तो कहेंगे ये ग्राफ होगा। इस बात को ध्यान में रखना। कभी भी अगर क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो बारीकी से अगर समझ लिए तो कहानी आपके लिए सिंपल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, तो वेग समय ग्राफ समझ गए। डायग्राम में वेग और समय के बीच में ये ग्राफ दे रखा है, ए से लेकर के डी तक ग्राफ खिंचा हुआ है। अब कहता है कि बताइए कौन सा भाग, समझिएगा कौन सा भाग शून्य त्वरण, समझिएगा कौन सा भाग शून्य त्वरण को प्रदर्शित करता है। अगर कंसेप्ट नहीं होगा ना मेरे दोस्त, श्योर मानिए नहीं बनेगा, लेकिन अगर कंसेप्ट होगा ना, ऐसे क्वेश्चंस को आप फ्रैक्शन सेकंड में आंसर करके निकल जाओगे। तो इसी का कंसेप्ट आपको चैप्टर वाइज में ग्राफ के माध्यम से भी, सर्किट के माध्यम से भी, अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस बनेंगे सारे क्वेश्चंस में आपको करवा दूंगा, और देखना इसका फायदा कितना आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे कह रहा है कि शून्य क्या होना चाहिए? शून्य त्वरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि त्वरण का मान क्या होना चाहिए? कहेंगे शून्य होना चाहिए। तो बताइए ये ग्राफ दे रखा। अब हम लोग यहां पे आते हैं, तो बताओ अगर V और T के बीच में ग्राफ है, इससे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि अगर मान लेते हैं कि ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है, इसके बीच में अगर कोई ग्राफ होता है तो इस ग्राफ का स्लोप आप क्या लिखते हो? तो कहेंगे इस ग्राफ का जो स्लोप होता है ना वो dy बाय dx भी लिखा जाता है। क्या लिखते हैं? dy बाय dx लिखते हैं। उसी तरह से मेरे दोस्त अगर ये V और T के बीच में ग्राफ है, ये Y और X के बीच में ग्राफ है, तो स्लोप क्या होगा? तो कहेंगे dy बाय dx होगा। और स्लोप को हिंदी में मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? तो याद रखना, स्लोप को हम लोग हिंदी में ढाल बोलते हैं। ये जो बैच है मेरे दोस्त एकदम टोटली के टोटली ऑनलाइन है आपका, इस बात को ध्यान में रखना। आप घर में कभी भी वीडियो को देख सकते हो, आपको उतना ही फील आएगा जितना आप यहां पे आकर के कर सकते हो। तो हमें लगता है कि ये बैच आपको ऑनलाइन ही अच्छे से कर लेना चाहिए। तो चलिए, तो स्लोप देखेंगे इस ग्राफ का, ये तो एक्सिस है, लेकिन ये ग्राफ, तो इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, अगर ये y और x है तो dy बाय dx स्लोप होगा। उसी तरह से अगर ये v और t है तो बता दो मेरे दोस्त यहां पे स्लोप क्या होगा? तो कहोगे कि सर यहां पे जो स्लोप होगा, अगर v और t के बीच में ग्राफ है, v और t के बीच में अगर ग्राफ है तो बताओ स्लोप क्या होगा? तो कहना मेरे दोस्त यह dv बाय dt ही स्लोप हो जाएगा। और एक चीज और ध्यान में रखना, आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन अपन में समय में परिवर्तन ही क्या देता है? तो कहेंगे यही त्वरण देता है। इसका मतलब dv अपन में dt क्या देगा? तो कहेंगे एक्सीलरेशन देगा, यानी कि त्वरण देगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक तो कंक्लूजन हमें निकल पा रहा है, अगर स्लोप होगा तो त्वरण होगा, अगर स्लोप नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा। तो बताओ इस ग्राफ में देख करके किसमें स्लोप नजर आ रहा है तुमको? स्लोप कहने का मतलब ढाल। जैसे कि आप घर में देखते होंगे सीढ़ी इस तरह से स्लोप में रहता है, अगर सीढ़ी को ऐसे बना दोगे तो कोई स्लोप होगा? नहीं होगा। तो आप कहोगे कि सर ये जो रीजन दिख रहा है ना, बी और सी का जो रीजन दिख रहा है, ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है, इसमें कोई स्लोप नहीं है, सीधा है। लेकिन अगर हम सी से डी जाए या फिर ए से बी जाएंगे तो देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्लोप है, और स्लोप हमेशा इससे एंगल चेक किया जाता है। तो आप देखेंगे ये सीधा लाइन है, इसमें कोई स्लोप नहीं है। इसका मतलब है मेरे दोस्त कि अगर स्लोप को 0 कर देंगे तो त्वरण का मान क्या होगा? तो शून्य, क्योंकि क्वेश्चंस में बोल रहा है कि किस भाग में त्वरण शून्य होगा। तो त्वरण जो शून्य होगा, तो ये तो त्वरण को शून्य होने के लिए स्लोप को क्या होना पड़ेगा? तो कहेंगे त्वरण को शून्य होने के लिए, यहां पे ध्यान में रखना, त्वरण को शून्य होने के लिए यहां पे स्लोप को क्या होना होगा? तो कहेंगे 0 होना होगा। तो बताओ मेरे दोस्त किसमें? तो कहेंगे बी और सी जो लाइन है, बी और सी जो ग्राफ है, इसका स्लोप नहीं है। कहेंगे जब इसका स्लोप 0 है, समझना मेरे दोस्त, जब इसका स्लोप 0 है, जब इसका स्लोप 0 है, इसका मतलब इसका त्वरण का मान भी क्या होगा? कहेंगे त्वरण का मान भी यहां पे शून्य होगा। इस बात को ध्यान में रखना, स्लोप 0 होगा, स्लोप 0 होगा तो कहेंगे यहां पे त्वरण का मान भी क्या होगा? तो शून्य होगा, क्योंकि स्लोप क्या देता है? तो कहेंगे त्वरण का मान देता है। इस बात को ध्यान में रखना, जो स्लोप होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा तो कहेंगे त्वरण हो रहा है, अगर स्लोप नेगेटिव होगा तो कहेंगे मंदन हो रहा, अगर स्लोप का मान 0 होगा तो कहेंगे वहां पे त्वरण का मान शून्य होगा। तो बताओ मेरे दोस्त इस ग्राफ को अगर देख करके अगर दूसरा क्वेश्चन भी अराइज करता है, कहेगा किसमें त्वरण हो रहा है? तो कहेंगे ए से बी में हमारा स्लोप है और पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब है कि यहां पे त्वरण का मान क्या होगा? तो कहेंगे यह पॉजिटिव देगा। यहां पे त्वरण का मान क्या होगा? इस एक्सिस के, इस ग्राफ के लिए पॉजिटिव होगा। इसके लिए त्वरण का मान क्या होगा? तो कहेंगे शून्य हो गया। और इसके लिए त्वरण का मान क्या होगा? तो कहेंगे यह नेगेटिव
होगा। यहां पे त्वरण का मान क्या होगा, तो कहेंगे नेगेटिव हो गया। और नेगेटिव त्वरण को हम लोग मंदन कहते हैं, ध्यान में रखना। नेगेटिव त्वरण को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसी को हम लोग मंदन कहते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो चलो यहां पे कह रहा था कि शून्य त्वरण, उस ग्राफ में शून्य त्वरण कौन रिप्रेजेंट करता है, तो कहेंगे शून्य त्वरण हमारा ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये शून्य को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब बी से सी के बीच में जो ग्राफ है वो आपका यहां पे स्लोप जीरो, यानी कि त्वरण का मान क्या होगा, तो शून्य होगा। हमें लगता है कि ये बात आपको दम आपके जहन में आ गया होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से आपका यहां पे दे रखा है, और ये क्वेश्चन आपका रेडियो एक्टिविटी से है, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त एक एक चैप्टर का मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवा दूंगा, मजा आने वाला है। इसीलिए ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी ऊपर करेगा, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ अलग सीखने के लिए हमेशा आपको मिलेगा। तो ध्यान में रखना इस बात को। चलो तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। कह रहा है कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय कैसा तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध आयु काल आपको दे रखा है कितना साल, तो यहां पे 100 साल दे रखा है। देखो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो 2-3 फॉर्मूला का ही हमेशा यूज होता है। वो तीनों फॉर्मूला कमांड करके कभी भी चुटकी में आंसर्स आप निकाल सकते हो। तो यहां पे आपको अर्ध आयु काल दे रखा है, इसका मतलब है अर्ध आयु काल को हम लोग हाफ लाइफ से दिखाते हैं। टी हाफ का मतलब होता है अर्ध आयु, इसी का मतलब आधा आयु, आधा आयु यानी कहने लग टाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये हमारे लिए क्या है, तो कहेंगे ये हमारे लिए टी हाफ जो होगा वो अर्ध आयु काल को रिप्रेजेंट करता है। तो बताइए यहां पे हाफ लाइफ, इसको हाफ लाइफ इंग्लिश में हाफ लाइफ पढ़ते हैं और हिंदी में इसको अर्ध आयु काल पढ़ते हैं। तो हाफ लाइफ कितने साल का दे रखा है, तो कहोगे सर क्वेश्चंस में तो यहां पे 100 वर्ष दे रखा है। बिल्कुल कर लो मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि यदि किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध आयु काल 100 वर्ष है तो इसकी मात्रा को 50% समाप्त होने में कितना समय लगेगा। मेरे दोस्त यहां पे समझना है बारीकी से क्वेश्चंस को कैसे लगाना। तो एक देखिए इसके लिए जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। एक फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको कुल समय निकालना होगा, ध्यान में रखना, अगर आपको कुल समय के बारे में बात करेगा तो कुल समय कितना होगा, तो कहेंगे कुल समय निकालने के लिए जो हाफ लाइफ है ना, इससे हम लोग क्या करेंगे, n से गुना करेंगे। हम बात करते हैं n के बारे में, n क्या चीज होता है। एक दूसरा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला हम आपको लिख रहे हैं कि n जो होगा ये आपका n नॉट अपॉन में क्या होगा, तो कहेंगे 2 टू दी पावर n होगा। ध्यान में रखना ये n शेष को रिप्रेजेंट करेगा, कितने में, जितना में आप शेष कर रहे हैं उतने में। अगर इसको 100 मानोगे तो 100 में कितना शेष हो रहा है वो होगा, अगर इसको 1 मानोगे तो 1 में कितना शेष होगा उसको मानना है, और यहां से आपको n का मान कैलकुलेट करना है। अब समझिए ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, और एक और तीसरा फॉर्मूला इसके लिए जो होता है वो भी हम आपको यहां पे मेंशन कर देता है, क्योंकि एग्जाम में आएंगे तो आपको तीनों फॉर्मूला से क्वेश्चंस आएंगे। और एक फॉर्मूला आपका हाफ लाइफ का ही फॉर्मूला होता है, जिसका वैल्यू होता है 0.693 अपन में कितना होता है, कहेंगे लैम्डा होता है। इस बात को ध्यान में रखना। तो हमें जो यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जनरली यही दोनों फॉर्मूला यूज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना। तो सबसे पहले तो आपको n का मान निकालना पड़ेगा, और कुल समय निकालने के लिए हाफ लाइफ दे रखा, n निकल गया तो कहानी ही खत्म हो जाएगा। चलो तो यहां पे n बराबर क्या लिखना है, n 0 अपन में कितना, तो 2 टू दी पावर n। अब देखो कह रहा है किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अर्ध आयु काल इतना दे रखा है, और कह रहा है कि इसकी मात्रा को 50% समाप्त होने के लिए, इसका मतलब है जब 50% समाप्त हो गया तो बचेगा कितना, तो 85% ना। इसका मतलब है अगर इसको आप 1 मानोगे, ऊपर में अगर 1 मानोगे और नीचे में 2 टू द पावर n होगा, तो इसको 50% करने के लिए इसको शेष को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये क्या होगा, तो कहेंगे हाफ हो जाएगा। तो बताओ मेरे दोस्त, अगर हम इसको ऐसा लिख दें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बताओ ये दोनों में क्या सिमिलरिटी दिख रहा है। हम कहेंगे ऐसे में अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n का वैल्यू कितना दिख रहा है, कहेंगे 1 हो जाएगा। जब n का वैल्यू आपके सामने आ गया मेरे दोस्त, तो अब क्या दिक्कत है, अब कुल समय आप निकाल लीजिए। जब कुल समय की बात आएगी, जब कुल समय की बात आएगी तो आप क्या कहोगे कि जो हाफ लाइफ है ना उससे n को गुना कर दीजिए। तो हाफ लाइफ कितने साल का दे रखा था, 100 साल का दे रखा था। चलो 100 साल हो गया, और n का मान कितना होगा, तो कहेंगे 1 हो गया। इसका मतलब आंसर जो होंगे वो आपके हाफ यानी कहने मतलब 100 वर्ष ही होगा। तो क्वेश्चन मौखिक भी बन सकता था, लेकिन मेरे दोस्त आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का सॉल्व करने का कौन कौन फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट था, क्या क्या पूछा जा सकता है, उसके हिसाब से भी आप सॉल्व कर सकते थे। तो यहां पे 50% की बात कहा गया था 100 वर्ष में, तो हमारे आंसर जो होंगे, हमारे
कुल जो आएंगे वो कितने आएंगे, तो कहेंगे 100 वर्ष ही होगा, यानी कि हमारे आंसर जो होंगे सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे एक सर्किट है मेरे दोस्त, और इस सर्किट को कंप्लीटली यहां पे नहीं बनाया गया है, लेकिन हम आपके लिए इस सर्किट को डिजाइन कर देते हैं। और ये सर्किट कहीं ना कहीं आपको मेरे दोस्त ये नजर आ रहा होगा। अब आपको जरूर ये दिख रहा होगा, एक तरफ आपका प्लस होगा और एक तरफ आपका माइनस होगा, क्योंकि यही आपको हायर और लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना इस बात को। तो चलो सर्किट कैसा है, तो कहेंगे सर्किट कुछ नहीं है, सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ये फिगर था मेरे दोस्त, यहां पे सही से टाइप नहीं हो पाया है, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे अच्छे से टाइप करके आएंगे, इस बात को ध्यान में रखना। आज थोड़ा जल्दी में ये टाइपिंग थोड़ा सा इस तरह से हो गया, लेकिन फिर भी हम यहां पे कोशिश करते हैं कि सबको आपके सामने इसको रिप्रेजेंट कर देने का। तो यहां पे हम बात करते हैं, एक यहां पे जो है कुछ इस तरह से, यहां पे भी आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ, लेकिन ये 2 ओम का ही आपके पास है। ये कितने रेजिस्टेंस कहेंगे, ये 10 ओम का है। ये भी कितना, तो कहेंगे 10 ओम का है। ये भी कितना, तो 10 ओम का है। और ये भी कितना, तो कहेंगे यहां पे 10 ओम का है। ये मेनली आपका फिगर है मेरे दोस्त, और इसी फिगर के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो देखिए कैसे आंसर करेंगे। तो यहां पे कह रहा है कि एक 2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है। तो 2 ओम प्रतिरोध सर्किट में देखिएगा, तो 2 ओम प्रतिरोध बीच वाला है, और बीच वाला व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग कहते हैं कि वो उसमें गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, जिससे करंट का मेजरमेंट करते हैं। और गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत कम करंट को मेजरमेंट कर पाता है। इसका मतलब है मेरे दोस्त, अगर देखेंगे कि सर्किट, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है कि एक 2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है, इसका मतलब है इन्होंने क्या बोला है कि करंट का मान जो होगा वो शून्य बोल दिया। क्वेश्चंस में ये बोल रहा है जो करंट का मान होगा वो शून्य हो रहा है। क्यों? कि कोई धारा नहीं बोल रहा है। किसमें? तो 2 ओम प्रतिरोध में कोई धारा नहीं है। जब इसमें कोई धारा नहीं होगा, इसमें जब कोई धारा नहीं होगा, तो करंट का मान क्या करेंगे, तो करंट का मान आप शून्य कर लेंगे। इसका मतलब है कि करंट का मान यहां पे 0 तभी होगा जब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी ना करंट जाएगा। जब पोटेंशियल बराबर हो जाएगा तो इधर करंट काहे को आएगा, तो कहेंगे करंट का मान शून्य हो जाएगा। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, तभी करंट का मान यहां पे शून्य होगा जब यह व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा होगा, कहेंगे स्टेबल कंडीशन में होगा। यानी कहने का मतलब ये कैसा होगा, कहेंगे ये आपका बैलेंस्ड ब्रिज होगा। तो याद रखना, आपको एक चीज याद रखना है, जब कभी भी आपसे बैलेंस्ड ब्रिज के बारे में बात करता है, किसके बारे में, तो कहेंगे बैलेंस्ड ब्रिज के बारे में जब कभी भी आपसे बात करता है, तो याद रखना इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो कहेंगे यहां 10/10 और 10/10 ये बराबर रेशियो को दे रहा है, ये बराबर दे रहा है। इसका मतलब ये 1:2 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ये 1 होगा, और इधर भी कितना होगा, तो 1 होगा। इसका मतलब ये बैलेंस है और इससे करंट पास नहीं कर रहा। तो ये तो कंसेप्ट है। जब कभी भी बैलेंस ब्रिज होगा तो ये रेशियो बराबर आना चाहिए, और रेशियो अगर बराबर आया तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं करेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना। अब आते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन के ऊपर। जब इससे कोई करंट पास नहीं करेगा, बीच वाले से इससे करंट कोई अगर पास नहीं करेगा, तो सबसे पहले आप इस रेजिस्टेंस को हटा देना। इस रेजिस्टेंस को आप हटा देंगे तो आपके पास इस पॉइंट जंक्शन का जो इस पॉइंट का है उसको ए बोल दिया गया है, और इसको बी बोल दिया गया, इसको सी बोल दिया गया है, और इसको कंसीडर कर लीजिए डी। अब आपको क्या कैलकुलेट कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका मतलब है कि आपसे इसके क्रॉसपॉन्डिंग और इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपसे प्रतिरोध पूछा गया। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, थोड़ा सा भी इस चीज को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहां पे जब इसको और इसको जब आप देखोगे, ये वाला चीज अगर आप देखते हो, ये वाला बीच वाला तो गायब हो गया, समझना कुछ है ही नहीं बीच में। और ये वाला जब ये वाला देखोगे तो लगेगा एक ही तार से जुड़ा हुआ है, और एक ही तार से होगा, रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, यानी सीरीज में होगा। और डायरेक्ट जब जोड़िएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे 10 और 10 ओम मिलकर के कितना हो गया, तो 20 हो गया। सेम वही चीज आपका नीचे में भी है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इन दोनों का मान कितना आ जाएगा, तो कहेंगे ये भी 20 ओम हो गया। अब मेरे दोस्त कितना आसान हो गया इस बात को समझना। यहां पे आपके जो डायग्राम बनेंगे वो कुछ इस तरह का, ऊपर चला गया बेस और नीचे भी चला गया, यहां पे कितना, तो कहेंगे ये भी 20 हो गया इस तरह से। और आपको इसके क्रॉसपॉन्डिंग और आपको इसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या करना, टोटल निकालना। तो ये ऊपर वाला 20 हो गया, नीचे वाला 20 है। कहिए ये समानांतर क्रम में है क्या? बिल्कुल समानांतर क्रम में है। अगर मेरे तो समानांतर क्रम में होगा तो याद रखना, आपको एक बात बता रहा हूं, अगर समानांतर क्रम में होगा तो एक बात याद रखना कि टोटल निकालने के लिए, यानी आर इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए अगर समानांतर क्रम में है तो आप जानते हैं फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का R/N होता है। ये किसके लिए? समानांतर क्रम में ये
तभी फॉर्मूला लगेगा जब दोनों का प्रतिरोध समान होगा। तो हम कहेंगे ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। बताओ एक प्रतिरोध का मान कितना है, तो कहेंगे ये 20 होगा। टोटल नंबर ऑफ प्रतिरोध कितने हैं, तो कहेंगे 2 है, 2 से डिवाइड कर देना। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे 10 ओम आ गया। इसका मतलब है कि जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होगा मेरे दोस्त वह कितना हो गया, तो कहेंगे 10 ओम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे आंसर क्या होंगे यहाँ पे, तो डी ऑप्शन से राइट होंगे। देख पा रहे हैं इसका कंसेप्ट कितना गहरा है मेरे दोस्त। अगर आपको पता चल जाएगा तो क्वेश्चंस आपको कैसे भी देगा बना लोगे। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने 8वां नंबर कह रहा है। देखिए 23.3 ग्राम दे रखा और जिंक के बारे में बात कर रहा है और उसकी मोल की संख्या पूछी गई है। आप जानते हो मेरे दोस्त की मोल की संख्या कैलकुलेट करते हैं तो मोल क्या होता है, तो कहेंगे मोल जो होता है ये मास अपॉन में क्या होगा, तो कहना मास अपॉन में मोलर मास होता है। मास अपॉन में मोलिकुलर वेट या फिर मोलर मास आप कहोगे, दोनों चलेगा। तो मास कितना है, जिंक का मास कितना, तो 23.3 ग्राम है। तो कहेंगे यह 23.3 ग्राम हो गया। और जिंक का मॉलिक्यूलर मास आपको पता करना पड़ेगा। तो कहेंगे जिंक का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, तो याद रखना मेरे दोस्त इसके जो मॉलिक्यूलर मास होते हैं ये लगभग आपको 65.3 होता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो कहेंगे इसकी वैल्यू 65.3 होता है। याद रखना इसका वैल्यू जो होता है मोलिकुलर वेट जो होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे 65 पॉइंट कितना होगा, तो कहेंगे 3 होगा। याद रखना ये आपका 65 होगा। यहां पे इस बात को आप सही रखना कि जितने भी कम से कम एक से लेकर के जिंक जहां तक होता है कम से कम 30 तक का जो एटॉमिक नंबर होगा उनका आपको द्रव्यमान संख्या रटा रखना चाहिए। याद रखना इस बात को। तो हम कहेंगे जिंक का अगर हम देखेंगे एटॉमिक वेट कितना होगा, यानी कि मोलर मास कितना होगा, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर उनका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो कहना 65 पॉइंट कितना होता है, 3 इतना क्या होगा, तो कहेंगे ग्राम होगा। तो बताओ ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दिए तो इसकी जो वैल्यू आपको निकल करके आएगी ये लगभग वैल्यू आपको 0.35 आएगा। कहेंगे कितना मोल हुआ, तो कहेंगे इतने मोल आएंगे। यानी आपके आंसर जो होंगे सी ऑप्शंस मेरे दोस्त एकदम करेक्ट होंगे। चलो आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये 9th नंबर क्वेश्चंस है, जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बहुत लोग इसमें गलती कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस कंसेप्ट पे आधारित होता है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो तो यहां पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि आर प्रतिरोध, समझना आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भाग में काट दिया गया। एन बराबर भागों में क्या कर दिया, काटा जाता है। तो यहां पे हम कहेंगे एक रेजिस्टेंस है जिसका प्रतिरोध कितना है, तो आर है। जिसका प्रतिरोध कितना मेरे दोस्त, कहेंगे आर है। अब कह रहा है कि इस प्रतिरोध को कितने बराबर भाग में काटना, एन बराबर भाग में, यानी कहने का मतलब 1 से लेकर के एन तक की संख्या। तो कहेंगे इसको आप 1 से लेकर के एन तक, यानी कहने का मतलब ऐसा या आप एन बराबर भाग में 1 से शुरू किए 1 2 3 इस तरह से कितने भाग में, तो एन भाग में अगर काट दिए। जब एन भाग में काटेंगे तो बताइए प्रत्येक भाग का मान कितना होगा, तो कहेंगे इसमें प्रत्येक भाग का जो रेजिस्टेंस होगा, प्रत्येक भाग का ध्यान में रखना, प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा वह कितना होगा मेरे दोस्त। ये कंसेप्ट होता है प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा जितना में आप काटे हैं उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो आर है। कितने वे में उसको काटे हैं, तो कहेंगे इनका n टाइम्स काटा गया है। इसका मतलब n से डिवाइड कर देना। इसका मतलब है कि प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध है वो कितना, तो r/n आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, अब कह रहा है मेरे दोस्त इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ना है। कह रहा है इस क्वेश्चन में फिर से यहां पे कह रहा है कि फिर ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे कह रहा है फिर क्या हो रहा है, कह रहा है कि जो कटे हुए भाग है इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसका मतलब जो कटे हुए भाग है ना इन सबको जोड़ना है और n टाइम्स आपको जोड़ना भी है, लेकिन समानांतर क्रम में जोड़ना है। इसका मतलब है मेरे दोस्त आप इसको अगर समानांतर क्रम में जोड़ोगे तो एक रेजिस्टेंस आपका यहां पे होगा, दूसरा रेजिस्टेंस आपका यहां पे होगा, तीसरा रेजिस्टेंस आपका यहां पे होगा, और इस तरह से टोटल कितने नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगे, तो कहेंगे टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जो यहां पे होगा वह कितना होगा, तो कहेंगे n हो जाएगा। एक का मान कितना है, तो कहेंगे r/n होगा, दूसरे का मान भी कितना होगा, तो कहेंगे r/n होगा, तीसरे का मान भी कितना होगा, तो कहेंगे r/n होगा। इस तरह से ये मान कितना चला, कहेंगे r/n होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं आपको निकालना है मेरे दोस्त, यहां से समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, क्योंकि सबको काट करके एक समानांतर क्रम में हमने जोड़ दिया। मेरे दोस्त आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि अगर टोटल प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो फॉर्मूला आपके पास r/n का होता है, ठीक है। लेकिन एक प्रतिरोध का मान कितना है, यहां पे r की जगह r क्या है, एक प्रतिरोध का मान है,
तो r के जगह पे r/n रखना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रतिरोध यहां पे 1 2 3 4 इस तरह से n प्रतिरोध है, तो एक प्रतिरोध का मान कितना, तो कहेंगे ये r/n है, और नीचे में भी n है, इसका मतलब है कि ये r अपॉन में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे n² हो जाएगा। इसका मतलब समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया, तो कहेंगे r/n² होगा। इसका मतलब है मेरे दोस्त हमारे आंसर जो होंगे यहां पे डी ऑप्शन राइट होंगे। कितने लोग क्या करेंगे, कितने लोग यही आंसर करके निकल जाएंगे। गलती होगी मेरे दोस्त जब आप क्वेश्चंस को बारीकी से नहीं पढ़ोगे। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। 10वां नंबर क्या कहता है, ये क्वेश्चंस में आपको यहां पे दे रखा है, ये 220 वोल्ट दे रखा है, और यहां पे आपको एसी सप्लाई दिया गया है, और यहां पे आपको शायद फ्रीक्वेंसी दे रखा है या 50 हर्ट्ज कुछ दे रखा है, इस तरह से यहां पे दिखाई क्लियर नहीं दे रहा है, मैं फिर भी यहां पे देखता हूं कि इसमें आपको क्या दे रखा है। यहां पे हाँ 50 हर्ट्ज दे रखा है और ये 20 दे रखा है, और यहां पे आपको ये कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, तो कहेंगे ये 10 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है, और यहां पे कितना रेजिस्टेंस है, तो कहेंगे 20 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है, और इसके बाद लास्ट में कितना रेजिस्टेंस है, तो कहेंगे ये 40 ओम का रेजिस्टेंस यहां पे लगा हुआ है। इस तरह के यहां पे ये सर्किट बने हुए हैं, ये सर्किट आपका बना हुआ है, इस तरह से ये सर्किट आपका बना हुआ है, और रेजिस्टेंस जो है वो कितने हैं, तो कहेंगे 10 20 और 40 दे रखा है। आप देखिएगा ये इन सबको जब देखिएगा, इन सबको जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि इस सर्किट में सारे रेजिस्टेंस किसमें जुड़े हुए हैं, कहेंगे वह समानांतर क्रम में, देख करके ही आपको पता होना चाहिए कि समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। लेकिन आप जब क्लास करेंगे ना तो आपको सीरीज और समानांतर में भी हम प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ऐसा ऐसा सर्किट करवा देंगे मेरे दोस्त, और ऐसा ट्रिक आपको बता देंगे कि जिससे आपके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। अब समझना, कह रहा है क्वेश्चंस में नीचे दिए गए सर्किट में, जो सर्किट आपको दे रखा है उसमें कह रहा है चालकत्व का मान निकालना। देखिए चालकत्व को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं, ध्यान में रखना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग कंडक्टेंस का नाम देते हैं, और कंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं। और याद रखना कैपिटल जी जो होता है वह रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, 1 अपॉन में रेजिस्टेंस होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस इसका हमको निकालना पड़ेगा। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये समानांतर क्रम में लगा हुआ है, तो बताओ मेरे दोस्त टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट करोगे तो 1/R1 जितने रेजिस्टेंस होंगे उस तरह से फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, और सारे चूंकि अलग अलग रेजिस्टेंस है इसलिए आपको ये निकालना ही पड़ेगा। तो 1 अपॉन में R1 कहने का मतलब कितना है, तो कहेंगे 10 हो गया। 1 अपॉन में R2 कहने का मतलब 20 हो गया। 1 अपॉन में R3 कहने का मतलब ये कितना होगा, कहेंगे ये 40 हो गया। जब इनका एलसीएम लोगे मेरे दोस्त ये कितना हो जाएगा, 40 10 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो कहेंगे ये आपका 40 10 और 20 का एलसीएम अगर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कहेंगे ये 20 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया। इस तरह से अगर ये करेंगे तो ये 10 हो गया, 5 हो गया, और 2 पंच 10 हो गया, यहाँ पे 2 पंच 10 हो गया, और यहां से करोगे तो 5 से लगा दो, 5 दूनी 10, 5 का 5, 5 का 5, तो 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूनी कितना होगा, तो कहेंगे 40। इसका एलसीएम कितना आ गया, तो कहेंगे 40 आ गया। तो ये कितना होगा, तो कहेंगे देख करके लगता है +1 होगा। 20 दूनी 40 ये 2 होगा, और 10 चौके 40 ये होगा। इसका मतलब है कि यहां से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको R इक्विवेलेंट का मान कितना आएगा, हम पलट देते हैं, यानी कि 40 बटे कितना होगा, 4 3 कितना होगा, तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसको निकालने के लिए ये निकालना है, यहां तक निकाल के नहीं छोड़ना, ये तो ओम आ गया। तो कहेंगे हमें कंडक्टेंस पूछा है, हमें चालकत्व का मान पूछा गया है, तो हमें ये पूछा है। इसका मतलब 1 अपॉन में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मान टोटल कितना दे रखा है, कहेंगे 40/7, इसका मतलब 7 ऊपर चला जाएगा। तो बताओ ये कितना होगा, जब ये नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस जाएगा, इसका मतलब है मेरे दोस्त ये ओम का इनवर्स आ जाएगा। और ओम इनवर्स को ही हम लोग और क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग साइमेन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइमेन भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी का आप जानते हैं, इसी को हम लोग महो बोलते हैं। तो बताओ जब आप 7 में 40 से डिवाइड करोगे तो आपके आंसर जो होंगे वह लगभग 0.175 महो आ जाएगा। इसीलिए इसके यूनिट जो होंगे वो महो होते हैं। कंडक्टेंस का जो यूनिट होता है वो महो होता है, इस बात को आप ध्यान में रखना। चलो 9th नंबर क्वेश्चन के बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये जो सेट का है इसका जो आपका ये डिस्कशन था, इसमें आपका ये अभी जो है लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहता है। एकदम सिंपल तरीके से बनाना। कह रहा है कि एक गेंद H पर विराम की स्थिति से फर्श पर गिरती है। इसका मतलब है कि ये नीचे में एक फर्श बना लेना, सबसे पहले फर्श बना लेना मेरे दोस्त। ये नीचे में एक फर्श है और यहां से किसी वस्तु को गिराया गया, और इस वस्तु को जब गिराया गया तो कह रहा है कि विराम की स्थिति से गिराया गया। इसका मतलब U का मान यहां पे क्या है, तो कहेंगे 0 है, और कह रहा है कितनी ऊंचाई से गिराया गया, तो H ऊंचाई से गिराया गया। इसका मतलब ये ऊंचाई यहां से लेकर के यहां तक कितनी है इसकी, तो कहेंगे ये H ऊंचाई है। अब क्या कहता है, कह रहा है कि और, यानी कहने मतलब गिरने के बाद की बात हो रही है यहां पे। तो गिरने के बाद क्या कह रहा है, और
कह रहा है कि ऊंचाई h/4 तक वापस वो उछलता है। इसका मतलब है जब गेंद ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो कितना ऊपर उछलेगा, तो ये भी मेंशन कर दिया है कि गेंद ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो ये इस तरह से उछाल मारेगा। और यहां पे ये उछाल मारा, ऐसे ये गेंद गिरा, ऐसे ये गेंद गिरा और गिरने के बाद वह गेंद कहां आ गया, तो कहेंगे गेंद यहां पे आ गया। और ये जो ऊंचाई है उछाल मारने के बाद, टकराने के बाद जो ऊंचाई है ये वाली, ये कितना दे रखा है, तो कहेंगे ये h/4 दे रखा है। अब समझना मेरे दोस्त क्या कह रहा है कि गेंद तथा ऊर्जा के बीच में प्रत्यावस्थानांक गुणांक क्या होगा। तो देखिए प्रत्यावस्थानांक गुणांक को हम लोग क्या कहते हैं, किससे दिखाते हैं, तो ई से दिखाते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। याद रखना, इसको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं। एक बात याद रखना, इस ई का मान जो होता है, ये आपका ई का मान मैक्सिमम आपका कितना होता है, 1 होता है, और मिनिमम कितना होता है, तो 0 होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मान, प्रत्यावस्थानांक गुणांक का मान 0 और 1 के बीच में होता है। एक मैक्सिमम वैल्यू है, 0 उसका मिनिमम वैल्यू, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अगर हम बात करेंगे यहां पे, जब कभी भी ऐसे सीन्स नजर आते हैं मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, ई का मान कैलकुलेट करना है, तो यहां पे आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लेना, और ये H2 अपॉन में क्या होगा, तो कहेंगे H1 होगा। अब आपके दिमाग में लग रहा होगा कि सर ये H2 H1 का फंडा क्या आ गया, कहेंगे H2 जो होगा ये उछालने के बाद वाला, यानी कि टकराने के बाद वाला ये हाइट है, और ये हाइट कौन सा, तो कहेंगे ये हाइट जो है उस जिसकी ऊंचाई से वो गिराया गया था। अब यहां पे कुछ नहीं करना है, आपको इस फॉर्मूला में पुट कर देना है और आपके आंसर से आ जाएंगे। बताओ H2 का मान कितना, तो कहोगे कि सर ये तो h/4 हो गया, ठीक है। अब यहां पे H1 का मान कितना दे रखा है, तो कहेंगे H1 का मान h दे रखा है, तो यहां पे h रख दो, h से h चला गया, यानी अंडर रूट में 1/4 है, तो इसका मान कितना होगा, तो कहेंगे 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब e का मान कितना होगा, तो कहेंगे 1/2 आ गया। 1/2 1 और 0 के बीच में आता है, इसका मतलब सही चल रहे हैं। इसका मतलब है मेरे दोस्त हमारे आंसर जो होंगे वो कौन सा होंगे, कहेंगे सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होंगे। तो मेरे दोस्त क्वेश्चंस को एकदम ऐसे ही बनाना है जिस रिदम में हम आपको बता रहे हैं, इसी रिदम में फ्लो में आपको रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके मार्क्स 6 से 7 नंबर इनहांस हो जाएगा। 7 नंबर बढ़ना, सिलेक्शन के करीब जाना, इस बात को ध्यान में रखना। जो लोग इग्नोर करेंगे, जो लोगों को लगता हुआ कि नहीं हमें आता है, मेरे दोस्त आप करिए एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करिए, आप और भी रिवीजन करिए, अपना पढ़ते रहिए। लेकिन जिनको थोड़ा सा भी परेशानी है, तो मेरा मानिए आप जरूर इस बैच को कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बैच है। इससे कोई आपको कोई पैसा कमा करके, ये इसमें उतने ही फीस रखे गए हैं जिससे यहां का खर्चा चल पाए। लेकिन मेरे दोस्त इससे अगर किसी का सिलेक्शन हो जाएगा तो समझना वो बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, तो ध्यान में रखना इस बात को। चलो इसके बाद देखो एक चीज है आपके सामने यहाँ पे, जिसके बारे में मैंने बोला कि अंत में मैं बात करूंगा आपके लिए। तो अभी तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम का डेट आ चुका है, और ग्रुप डी आपका जुलाई और अगस्त में खत्म हो जाएगा लगभग। तो अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्त उसके बाद की वैकेंसी जो होगी, वो वैकेंसी आपकी कौन सी है, तो कहना वो वैकेंसी आपके लिए, आपको थोड़ा बहुत भी अगर थोड़ा सा भी अगर कॉमन सेंस होगा और सरकार की जो नियति है उसको देखते हुए, अगला वैकेंसी अपकमिंग जो वैकेंसी होगी वो रेलवे की होगी, जिसमें जेई का पोस्ट होगा, जिसमें आपको एलपी ड्राइवर का वैकेंसी होगा, टेक्नीशियन का वैकेंसी होगा। मेरे दोस्त इस बात को मत भूलना, क्योंकि वो वैकेंसी आएगी, क्योंकि उनको अपना सरकार बनाना है। तो इस बात को ध्यान में रख, जो लोग आईटीआई कर रखे हैं या जो लोग बीटेक भी कर रखे हैं, जिनको एलपी में जाना है, मेरे दोस्त उनके लिए ये बेहतरीन सा बैच है, जिसके बारे में हम आपके सामने यहां पे बात करने जा रहे हैं। और ये बैच आपका किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है उस बात को देखना, ये किसके किसके लिए ये बैच है, तो कहेंगे ये फीटर, जिनका भी आईटीआई फीटर से हुआ होगा वो भी इस बैच को करेंगे। सबके लिए अलग अलग बैचेज हैं, इस बात को ध्यान में रखना। जो भी फीटर आईटीआई से फीटर किए होंगे वो कर सकते हैं, और जो डीजल मैकेनिक वाले हैं वो भी इस बैच को कर सकते हैं, और जो वेल्डर वाले हैं ये भी उस बैच को कर सकते हैं। कौन सा बैच, जो बैच आपका स्टार्ट हो रहा है वो भी आपका 24 जून से ये बैच आ रहा है, जो कि एक फाउंडेशन बैच है, और इस बैच का नाम है मास्टर फाउंडेशन बैच। क्यों, क्योंकि जब आप ट्रेड पढ़ लोगे ना, तो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होंगे, चाहे वो पटना डीएमआरसी का एग्जाम होने वाला हो, चाहे वो आपका कोई डीएमआरसी पटना का एग्जाम होने वाला हो, जो पटना आपका मेट्रो बन रहा है उसके लिए अगर एग्जाम होता हो, या फिर अगर आपको दिल्ली मेट्रो का एग्जाम हो रहा हो, या फिर लखनऊ मेट्रो का एग्जाम हो रहा हो,
या फिर अदर मान लेते हैं डीआरडीओ का, या फिर अगर मान लेते हैं इसरो के लिए अगर एग्जाम होता होगा, और अदर पीएसयू में जहां कहीं भी आपको यूज होगा आईटी या बेस्ट में, आप उसके लिए फॉर्म फिल करके एग्जाम दे सकते हो। तो ये मास्टर कोर्स है, ये सब के लिए हम सही से करवा रहे हैं ताकि सारे चैप्टर आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे और एक एक क्वेश्चंस क्लास में भी आपको करवाए जाएंगे। तो ये फाउंडेशन बैच है मेरा दोस्त। हमें लगता है कि जिनके पास अगर 1 घंटा समय है, और जरूर देना चाहिए 1-1 घंटा, अगर पहले से पढ़ा हुआ रहेगा तो ध्यान मानिए, आप यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपके जब एएलपी के एग्जाम्स होंगे या फिर कोई भी अगर पीएसयू का एग्जाम देते होंगे तो उनमें आपको काफी फायदा देखने को मिलेगा। एएलपी के लिए तो आप मान के चलिए रामबाण होगा, जो लोग कर लेंगे उनको बाद में बैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये एक फाउंडेशन बैच है जो कि आपका मंडे से फ्राइडे चलेगा, जिसका फीस मेरे दोस्त मात्र 999 रुपया है, जिसमें आप या तो फिटर, या तो डीजल मैकेनिक, या तो वेल्डर, यानी कि तीनों में से आप किसी को भी परचेज करके आप पढ़ाई कर सकते हो। यहां पे जिसकी टाइमिंग होगी ये रात की टाइमिंग होगी, जो कि 8 से 9 इसकी टाइमिंग है, इस बात को ध्यान में रखना। तो चलो ये चीज था आपके लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो बच्चे तैयारी करेंगे और जिनको कंसेप्ट चाहिए, जिनको नॉलेज चाहिए, जिनको एग्जाम निकालना है, मेरे दोस्त एक बार विश्वास करके देखना, एक एक चैप्टर आपके जहन में जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। और कोशिश करेंगे सारे चैप्टर का आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे माध्यम से आपको अलग अलग तरह के रिसोर्सेस जो आपके दिमाग में सीधा आपको हर चीज को समझने के लिए आएगा, तो हम कोशिश करेंगे वैसे वैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करके या फिर वैसे वीडियो का यूज करके आप तक पहुंचाएंगे। मेरे दोस्त ध्यान में रखना, ये बैच आपका 7 से 8 महीने तक चलेगा और इस बैच में बहुत कुछ होगा। जब तक में एएलपी की वैकेंसी आएगी बच्चे इसको तैयार करके रखेंगे, और जब वैकेंसी आएगी उस समय सिर्फ ट्रेड के लिए क्वेश्चंस बनाना है, और क्वेश्चंस इतना बना लेना है कि ट्रेड में आपको कभी भी टेंशन नहीं रहेगा। तो इसी जुनून और जज्बे के साथ आपको एकदम प्रिपेयर होना है। पहला तो आपको यहां पे ग्रुप डी वाले जितने भी बच्चे हैं सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि सब लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल का क्लास अच्छे तरीके से कर लेंगे, और जिनको करना होगा, ये भी बैच आ रहा है, धीरे धीरे 1-1 घंटा करके आप इसमें भी समय दे सकते हैं। तो चलिए आज का जो आपका ये सेशन था इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और फिर मिलेंगे। आपका जो टेस्ट का डिस्कशन होगा उसमें हम लोग फिर नजर आएंगे 24 तारीख से। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, ये बैच जो आएगा जिसमें हम लोग ग्रुप डी न्यूमेरिकल के लिए हम लोग देख रहे थे, ये बैच जो आपका यहां पे दिख पा रहा था मेरे दोस्त, ये बैच आपका कब से आ रहा है, तो कहेंगे ये 24 जून से, जिसकी टाइमिंग शाम में 7 से 8 होगी। आप वीडियो को कभी भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो आज इस सेशन को यहीं पे रखते हैं। ओके, बाय बाय।